हेलो गाइस। आपने बॉलीवुड फिल्म बादशाह में शाहरुख खान को डिटेक्टिव का रोल प्ले करते हुए देखा होगा। बॉबी जासूस में विद्या बालन को जासूसी करते देखा। आज हमारे साथ जासूसी से जुड़ी एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने न केवल हमारे देश में बल्कि कई और देशों में जाकर भी इन्वेस्टिगेशन के जरिए लोगों के केस सुलझाए हैं। इनका नाम है राहुल राय गुप्ता। इनको लोग डिटेक्टिव गुरु के नाम से जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं। कितने ही कपल्स अपनी शादी से जुड़ी समस्याओं के लिए इन्हें कांटेक्ट करते हैं। लोग अपने बच्चों की शादी करने से पहले डिटेक्टिव गुरु से कांटेक्ट करते हैं ताकि उनका बच्चा किसी गलत रिश्ते में बंधने से बच सके। वही डिटेक्टिव गुरु कॉर्पोरेट से जुड़े मुद्दे भी सुलझाते हैं। लोग अपने बच्चों की शादी करने से पहले डिटेक्टिव गुरु से कांटेक्ट करते हैं ताकि उनका बच्चा किसी भी गलत रिश्ते में बंधने से बच सके। वही डिटेक्टिव गुरु कॉर्पोरेट से जुड़े मुद्दे भी सुलझाते हैं। इतना ही नहीं, ये समय समय पर लोगों को, खासकर यंगस्टर्स को मोटिवेट भी करते हैं। समाज के कितने ही ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने अपने वीडियोस के जरिए उठाए हैं। YouTube पर इनके ऐसे वीडियोस आप देख सकते हैं। इनकी कंपनी सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसी महीने 25 साल पूरे किए हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर में बनी हंसल मेहता की फिल्म द बंकिंघम मर्डर्स में ये को ब्रांड पार्टनर बने हैं, जिसमें बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस करीना कपूर ने ब्रिटिश इंडियन जासूस का रोल प्ले किया है। आज हमें इनसे रूबरू होने का मौका मिला है, तो चलिए डिटेक्टिव गुरु से ही जानते हैं उनके 25 सालों के सफर के बारे में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए सवालों का सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको पूरे 25 साल हो चुके हैं एज डिटेक्टिव काम करते हुए। सो कैसा लग रहा है? 25 साल का सफ़र बहुत मज़ेदार रहा। बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग अलग हुए और अभी सफ़र जारी है और बहुत अभी पड़ाव बाकी हैं और मंजिलें तय करनी है अभी और इसी प्रयास में लगे हुए हैं अभी। क्या बात है सर। तो अभी तक अगर मैं सवाल करूं आपसे कि अभी तक आप कितने केस सॉल्व कर चुके हैं? एग्जैक्टली नंबर ऑफ केसेस तो याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार केसेस तो हमने सॉल्व कर लिए होंगे 25 साल में। दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। जी जी। तो सर, आपके YouTube वीडियोस में प्री मैट इन्वेस्टिगेशन पर काफी जोर दिया जाता है, तो क्या आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे इस बारे में? देखिए, प्री मैट्रिमोनियल हम इसलिए जोर देते हैं क्योंकि शादी से पहले अगर जांच हो जाए तो शादी के बाद हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होती। आज की डेट में क्या होता है कि हमारे पास जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो पोस्ट मैट्रिमोनियल से रिलेटेड आते हैं। पोस्ट मैट्रिमोनियल का मतलब है कि शादी हो गई है, शादी के बाद जो समस्याएं आती हैं हस्बैंड वाइफ में, तो या तो हस्बैंड लोग हमारे पास आते हैं या वाइफ्स आती हैं। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि उसमें हमें प्रूफ भी चाहिए होता है, क्योंकि अगर कोई किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या कोई इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं जिसमें पहले से बताया नहीं गया, तो उसमें प्रूफ की ज़रूरत होती है सो दैट वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकें और डिवोर्स अगर उसकी प्रोसीडिंग करनी है तो वो कर सकें। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस में और हमारा भी टाइम लगता है और हमें दुख भी होता है कि किसी की शादी टूटने का कारण बन रहे हैं हम। तो इससे अच्छा है कि अगर हम शादी से पहले जांच कर लें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं और हम पता लगा लेते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो मैरिज मटेरियल है या नहीं है। तो इसलिए हम प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन पे जोर देते हैं कि आप शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, ठीक है, और बहुत से आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप वेरिफिकेशन पहले से करा लेंगे तो आप कम से कम पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन से बच सकते हैं। आपका रिश्ता सही हो सकता है, सही चल सकता है, उसमें थोड़ी आपको गारंटी मिल जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्री मैट्रिमोनियल केसेस, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आप कर रहे हैं। जी, कह सकते हैं आप ऐसा। तो जो अभी आपने बातें कही हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कह सकते हैं कि की पॉइंट्स हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हमारे घरों का कल्चर ऐसा है कि जिसमें हम ऐसे क्वेश्चंस अगर लड़कियों के दिमाग में आते हैं, किसी लड़के के दिमाग में आते हैं, तो पेरेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि आई थिंक यू आर ओवर थिंकिंग, आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। या फिर ये भी कहा जाता है कि अगर आप इतना सोचोगे तो फिर आगे शादी कैसे करोगे या प्रोसीड कैसे कर पाओगे, आगे खुश कैसे रह पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो हमें जेंडर बायस्ड
नहीं होना चाहिए। हमारी मतलब जो भी पेरेंट्स हैं हमारे या हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारे वेलविशर हैं, तो जेंडर बेस्ड बात नहीं करनी चाहिए। लड़की के लिए भी वही रूल लागू होते हैं जो लड़के के लिए लागू होते हैं। अगर लड़का ऐसा सोच सकता है तो लड़की भी सोच सकती है। उनके मन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बल्कि लड़की के लिए ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसने किसी और के घर पे जाना है। तो अगर वो घर नहीं ठीक होगा तो इसी में मैं देखता हूँ कि कई बार लड़के वाले अपना घर नहीं दिखाते, तो लड़की वाले भी रिश्ता किसी मंदिर में तय कर लेते हैं या किसी बैंकेट हॉल में तय कर लेते हैं, या किसी अगर अच्छे उससे हैं तो 5 स्टार होटल में बैठ के तय कर लेते हैं। तो घर ज़्यादा देखना प्रेफर नहीं करते, या एक बार जाएंगे देख के आ जाएंगे। तो माहौल का पता नहीं चलता कि घर का माहौल कैसा है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कब उठते जागते हैं। तो जब लड़की उस घर में शादी करके जाती है तो उसका माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। हो सकता है कि वो 4 बजे 5 बजे उठने वाली लड़की हो और वहाँ जब ससुराल में जाए तो वो 10 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, या वो लड़की 9-10 बजे वाली उठने वाली हो और वो जल्दी उठने वाली हो। तो बड़ा ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। शादी के बाद ये इश्यू होते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो लड़के की तरफ से लोग आते हैं पोस्ट मैट्रिमोनियल के केस के लेके, उनकी बड़ी शिकायत रहती है कि हमारी बहू तो 8 बजे तक उठती नहीं है, घर का कोई काम सुबह करती नहीं है उठ के, ठीक है ना। तो मतलब मुझे बड़ी वो भी होती है कि भाई आपने क्या करना उसको उठा के, उसकी लाइफ है, उसको जीने दो, क्या दिक्कत है। अगर कुछ है तो आप उसको प्यार से समझा सकते हो, आप बैठ के बात कर सकते हो उससे। अदरवाइज ऐसे कि वो बहू है तो उसका उठना बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा वियर्ड हो जाता है। ये बहुत पुरानी सोच हो जाती है कि बहू है तो वही घर में मतलब अपना ऑफिस भी संभालेगी, और वो अगर नौकरी पेशा है या कोई बिजनेस कर रही है, और रसोई तो उसको संभालनी पड़ेगी क्योंकि वो बहू है या लड़की है। तो मुझे लगता है कि ये सोच थोड़ी ठीक नहीं है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी सोच बदलनी पड़ेगी थोड़ी, जैसे जैसे समय हमारा ऐसा आता जा रहा है कि शादियां बहुत टूट रही हैं, बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत सेपरेशन हो रहे हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अगर शादी करते हैं तो उसको सक्सेस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को भी अपनी बेटी को इतनी इजाज़त देनी चाहिए कि अगर वो ये सोच रही है तो उसका साथ दे, बैठ करके उससे बात करे कि बेटा तू क्या सोच रही है, कैसे सोच रही है, क्यों सोच रही है। तो जब आप डिस्कस करोगे, डायलॉग करोगे, तो मुझे लगता है कि फिर पॉजिटिव चीज़ें निकल के आएंगी, तो उसमें ओवर थिंक की जगह नहीं रहेगी और एक अच्छे रिश्ते की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो सर कहीं आपको नहीं लगता कि जैसे जब भी बच्चों की शादी की तैयारी की जाती है या फिर इस बारे में सोचा जाता है घर में, इंडियन फैमिलीज में स्पेशली, सो आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए? देखिए, पेरेंट्स की काउंसलिंग तो ज़रूरी है, बट लेकिन वो अगर आप उनको ऐसा बोलोगे तो उनको लगेगा कि भाई हम क्यों काउंसलिंग करें। हालांकि यंगस्टर्स जो हम बात कर रहे हैं जिनकी शादी है वो ही नहीं जाना चाहते। तो हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि हम बहुत सी ऐसी रीति रिवाज से, रूढ़ियों से बंधे हुए हैं और अपनी मानसिकता से बंधे हुए हैं। यहाँ पे हम मॉडर्न तो अपने आप को कहलाते हैं, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, खाते पीते अच्छा है, गाड़ियाँ हमारे पास बहुत अच्छी होती हैं, घर हमारे पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हमारी मानसिकता है वो चेंज नहीं होती, वो वैसी की वैसी रहती है। वो बल्कि अभी धीरे धीरे और बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि मानसिकता की वजह से काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल है पेरेंट्स के लिए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतने मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं, मैरिज काउंसलर के पास, तो उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर लड़की की शादी होती है, मैंने एक केस देखा, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। तो उसमें लड़के की जो प्रॉब्लम थी, पोस्ट मैट्रिमोनियल का केस आया। तो जब लड़की की शादी हुई तो लड़की के फादर ने रात को 12-1 बजे फ़ोन किया अपनी बेटी को, अच्छा बेटा क्या चल रहा है। मतलब बड़ा वियर्ड लगता है कि वो अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय कर रहे हैं, तो आप पे मतलब फादर लड़की का पूछ रहा है रात को 1 बजे कॉल करके कि बेटा क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें समझदार होना चाहिए कि हमें कितना कम्युनिकेशन करना है, कितना हमें, देखो बच्चे का फिक्र होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितना फिक्र करना है।
हमने जब रिश्ता किया है एक विश्वास करके किया है, वहाँ पे पूरी फैमिली या उनकी लड़का है जिसको आपने दामाद बनाया, तो आपको उस पर विश्वास रखना पड़ेगा, उस पर भरोसा करना पड़ेगा कि वो आपकी लड़की का ध्यान रखेगा, और उसी तरीके से आपको उसके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्पेस नहीं दोगे बेटी को, तो वो उस परिवार में मिक्स कैसे होगी, वो कैसे एडजस्ट करेगी वहाँ पे, क्योंकि आप तो उसको स्पेस ही नहीं दे रहे हो। तो इन बातों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो सर काफी बार ऐसा होता है कि कुछ कपल्स जो है एंगेजमेंट के बाद भी अपने पार्टनर पर शक करते हैं, तो क्या ऐसे कपल्स भी या फिर ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई केस आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है? बहुत सारे केसेस आते हैं यहाँ पे, जैसे रोका हो गया या सगाई होगी, एग्रीमेंट होगी, तो उसके बाद पार्टनर को लगता है कि जो मेरा पार्टनर, होने वाला पार्टनर है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा फोन पे, या मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा सही से, या बहुत लेट रिप्लाई कर रहा है, जबकि वो इतना बिजी भी नहीं है अपने काम में, उसकी जॉब भी ऐसी नहीं है कि जिससे कि उसको मोबाइल से दूर रहना पड़े। तो कुछ उनको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे उनको रेड फ्लैग्स, ग्रे फ्लैग्स ऐसे दिखाई देते हैं, नजर आते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं ताकि वो सच्चाई जान सके। तो कई बार उनका शक सही भी निकलता है, और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पार्टनर थोड़ा दूरी बना के रखना चाहता है, सो दैट वो पहले से, शादी से पहले इतना मिक्स ना हो जाए कि शादी के बाद उसको दिक्कत आए, या उसका पार्टनर उसको थोड़ा गलत ले ले। तो ये सारी चीजें हैं। तो जनरली ऐसा अरेंज मैरिजेस में होता है या फिर लव मैरिज में भी होता है? दोनों चीजें, दोनों में होता है। क्योंकि अरेंज मैरिज में तो होता ही है, लव मैरिज में क्या होता है कि जब आप एक अफेयर में हैं, लव में हैं, तो आपका सिनेरियो, आपका सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब आप एंगेज्ड हो जाते हो तो आपका नजरिया बदल जाता है, क्योंकि आपको अब अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो उसमें आपकी बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, आपका कॉन्सेप्ट बदल जाता है, आपको कल को क्या खाना है, पीना है, कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने शादी के बाद, तो वो सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इस बदलाव की वजह से भी कभी कभी पार्टनर को डाउट होने लगता है कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, इसलिए भी वो आते। कई बारी उनके जो शक हैं सही होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं, तो उसे इन्वेस्टिगेशन करने से क्लियर हो जाता है सारा कुछ। तो एक और सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं लगता कि जो बेसिकली जो ये प्रोसेस है थोड़ा चेंज होने लगा है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो अरेंज मैरिजेस भी कर रहे हैं, तो ऐसे में वो जो रस्में हैं, जैसे एंगेजमेंट का मैंने जिक्र किया, तो वो जनरली रोका कर लेते हैं और फिर एंगेजमेंट को डिले कर देते हैं कि पहले इसको परख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, ऐसे भी करने लगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर शादी की सारी रस्में हो चुकी हैं, सिर्फ शादी ही बाकी है, उसकी पहले की सारी रस्में हो चुकी हैं, तो एक सोशल प्रेशर भी क्रिएट होता है कि अब आई हैव अ डाउट बट दैट पर्सन, मुझे डाउट है इस बंदे पे, लेकिन जो सोशल प्रेशर है कि एंगेजमेंट हो चुकी है तो मैं रिश्ता कैसे तोड़ूं या फिर कैसे मैं पेरेंट्स को बताऊं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसी बहुत सी शादियां ऐसी होती हैं जब मतलब शादी के पहले जो कोर्टशिप पीरियड है उसमें बात करते हैं, जब तक रोका नहीं होता या सगाई नहीं होती तब तक बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि लड़की भी अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, लड़का भी अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, तो सारी चीज़ें ठीक होती है। लेकिन जैसे जैसे शादी का टाइम करीब आता जाता है या सगाई हो जाती है तो चीज़ें धीरे धीरे बदलने भी लगती हैं सम टाइम। तो वो बदलाव, जैसे मैंने पहले बोला कि वो बदलाव कई बार नेगेटिव भी होता है, कई बार पॉजिटिव भी होता है। तो कई बार वो बदलाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि पार्टनर को लगता है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है, तब तक भी उसको लगता है। लेकिन प्रेशर, जो आपने बोला प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है। और मेरे पास ऐसा एक केस आया जिसमें 1 हफ्ता रह गया था मैरिज में, सारी चीज़ें हो गई थी, इवन कार्ड भी बट गए, सब कुछ हो गया। तो मैंने जब केस सुना तो मैंने सुनते ही जो मेरे को सिम्टम्स बताए गए कि ये चीज़ें हैं, इस वजह से उनको डाउट है, तो मैंने उनको बोल दिया कि ये शादी आपको नहीं करनी चाहिए, आपको रीथिंक करना चाहिए कि मुझे लगता है कि गड़बड़ है इस केस में। ठीक है, और लड़की प्रिपेयर नहीं है अभी शादी के लिए। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से बताया ये सारी चीज़ें, बट उन्होंने, मदर ने कहा कि नहीं, हमने तो कार्ड भी बांट दिए, हमने तो इतनी शॉपिंग कर ली, हमने तो कपड़े खरीद लिए, गहने खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिया। तो अब मैं तो देखो एडवाइस कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ, अब डिसीजन तो सामने वाले ने लेना है। तो वो ऐसा हुआ कि 15 दिन शादी हुई थी,
वापस आ गए, उनको जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे वही प्रॉब्लम निकली उनकी। तो बहुत सारी शादियों में ऐसा होता है कि प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर भी होता है, अपना इकोनॉमिकल प्रेशर भी होता है कि हमने इतना खर्चा कर लिया, ये सब चीज़ें कर ली तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो एक बड़ा कैजुअल जो अप्रोच होती है लोगों की, मैंने देखा है शादी के वक्त, वो कहते हैं देख लेंगे, शादी के बाद देख लेंगे, शादी के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि कैसे हो जाएगा अच्छा, तो अच्छा तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल सही तो कहा। अपने आप तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो लाइक दैट। तो सर आप साइबर फ्रॉड को लेकर भी लोगों को काफी जागरूक करते हैं, काफी अवेयरनेस आप स्प्रेड करते हैं, तो आपके पास इससे रिलेटेड भी कोई केस आया है? साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस तो रोज आते हैं, बहुत आते हैं केसेस, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव कर नहीं पाते हैं साइबर क्राइम में। ओके। उसमें पुलिस की मदद ही लेनी पड़ती है हमें। तो हम लोगों को गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि क्या साइबर फ्रॉड हो गया है और उसमें किस तरीके से पुलिस उनकी मदद करेगी, और किस तरीके की पुलिस के पास उनको जाना चाहिए, लोकल पुलिस के पास जाना चाहिए या साइबर क्रिमिनल जो साइबर क्राइम का सिस्टम बना होता है तो उसमें जाना चाहिए, या उनको फ़ोन पे कंप्लेंट करनी है या ईमेल करना है या क्या करना है, कब कंप्लेंट करनी है, तो वो सारा हम गाइड करते हैं उसमें। ओके। तो अगर किसी के साथ साइबर क्राइम होता भी है जी, तो जी। ऐसे में सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? सबसे पहला स्टेप ये है कि पुलिस को 1930 एक नंबर है, पुलिस ने साइबर ये नेशनल नंबर है, तो इस पे कॉल करनी चाहिए, इसमें सारी डिटेल बतानी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके पुलिस को बताना चाहिए। मान लो कोई क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ है तो आपको पुलिस को बताने के साथ साथ आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी जो आपका बैंक है उनको भी बताना चाहिए, ताकि वो ब्लॉक कर दें आपका कार्ड, जितना पेमेंट गया है उससे ज़्यादा और फ्रॉड ना हो। और अगर आप पुलिस को 1930 पे टाइम से रिपोर्ट कर देते हो तो हो सकता है कि जो पैसा गया है वो रिकवर भी हो जाए, क्योंकि पुलिस अगर अच्छे से एक्शन लेती है तो वो जो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि किसी भी मर्चेंट को ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें कुछ टाइम बाउंड होता है कि मर्चेंट के पास पैसा नहीं आता, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी जो वीज़ा या मास्टर कार्ड कंपनी होती है वो कुछ समय बाद पेमेंट रिलीज करती है, क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाता है वो पेमेंट, डेबिट हो जाता है, तो लेकिन उधर क्रेडिट नहीं होता है। तो इन बिटवीन अगर कंप्लेंट कर दी जाए तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा विक्टिम को मिल सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे साइबर क्राइम हैं जो फ़ोन पे भी होते हैं, ईमेल पे भी होते हैं, तो इनके सब जो क्राइम्स की वजह है क्यों होते हैं, एक डर है वजह इसकी, और एक लालच है। हम लालच करते हैं जब, तब दिक्कत होती है, और जब हम डर जाते हैं किसी से तब दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से इसके बारे में बात करनी चाहिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है। और कई बार हम इसलिए बात नहीं करते कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या लोग कहेंगे अच्छा अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है, तो लेकिन इसके साथ ये कैसे हो गया। तो मुझे लगता है इन सब से ऊपर उठ के जब आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आपको बताना चाहिए। हो सकता है कि वही चीज़ आपके किसी दोस्त के साथ हो रही हो और वो समय रहते अपने आप को बचा ले, आपका एग्जाम्पल देख के। तो लाइक दैट। तो सर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि द बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म है द बंकिंग ऑफ मर्डर्स, तो इस फिल्म से आप कैसे कनेक्ट हुए? बेसिकली करीना कपूर इस फिल्म में एक ब्रिटिश इंडियन जासूस का किरदार प्ले कर रही हैं, तो इसलिए उन्होंने हमें अप्रोच किया था, तो हमने एक्सेप्ट किया उसको। और फिल्म 13 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, आप देखने जाइएगा, अच्छी लगेगी फिल्म। और हमारा पार्टिसिपेशन भी आपको पता चलेगा उसमें। ज़्यादा अभी मैं बहुत बता नहीं सकता फिल्म के बारे में। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और अभी तक जो आपका 25 साल का सफर रहा है वो अभी तक आपने जैसे बताया कि अच्छा रहा है, तो आने वाले 25 सालों में आप क्या कमाल करने वाले हैं? और क्या 25 साल का सफ़र जैसे हमारा बहुत मज़ेदार रहा, तो हम सोचते हैं कि अगला 25 साल भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहने वाले हैं। और इसमें हम अभी, क्योंकि 25 साल का हमारा सफ़र पूरा हो गया और एक ब्रांड नेम भी हमारा छोटा सा बन गया है, लोग हमें पसंद करने लगे हैं, हमारी ईमानदारी को पसंद करते हैं, हमारी सर्विसेज को पसंद करते हैं, हमारी काउंसलिंग को पसंद करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम सर्विस नहीं दे पाते हैं, बहुत दूर दराज के एरियाज़ में होते हैं या ऐसे
छोटे शहरों के लोग हैं जिनको हम वहाँ पे सर्विसेज नहीं दे पाते, तो हमने अभी प्लान बनाया कि हम करीब करीब 200 फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया में हम ओपन करने वाले हैं। उसके लिए हमारी टीम, एक डेडिकेटेड टीम है, वो काम कर रही है। बहुत जल्दी हम इसको अनाउंस करेंगे। और हम, क्योंकि अभी हमारा ऑफिस सिर्फ दिल्ली में है, तो हम एक ऑफिस बेंगलोर में, कोलकाता में और बॉम्बे में बनाने वाले हैं, और वो हम खुद चलाएंगे ऑफिस। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम 200 फ्रेंचाइजी ओपन करने वाले हैं, तो हर जोन में, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं तो नॉर्थ इंडिया में 50 फ्रेंचाइजी होंगी, 50 वेस्ट में होंगी, 50 ईस्ट में होंगी, 50 साउथ में होंगी। तो उनको हेल्प करने के लिए फ्रेंचाइजी को, तो हमें अपने रीजनल ऑफिस बनाने हैं, और उसके ऊपर भी काम चल रहा है, और फ्रेंचाइजी को डेवलप करने के लिए भी काम चल रहा है इसीलिए। मतलब ये काफी अच्छा प्लान साउंड कर रहा है जी। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम आज स्पेशली मेरे लिए निकाला और बहुत सारी जानकारी आपने दी। एंड सीरियसली मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हो, और बहुत सारी शादियों में आपकी बातें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।